स्वागत है आपका भारतीय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित कुमार और ज्योग्राफी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनका हमको कैसे उपयोग करना होता है वो आज हम देखने वाले हैं। और अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और ये किस लिए या किस रूप में हमारे लिए उपयोगी होती हैं उसको हम देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा ग्लोब कि ग्लोब क्या होता है। तो देखिए, ग्लोब जो होता है पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप होता है, एक कॉपी होती है। जिस प्रकार से पृथ्वी होती है इतनी विशाल होती है, उसको हम पूरी को एक साथ तो नहीं देख सकते, इसलिए हम उसका एक प्रतिरूप बना लेते हैं, यानी छोटा सा मॉडल बना लेते हैं। और वही मॉडल क्या कहलाता है, उस मॉडल पर क्या होता है, गोल मॉडल होता है, उस पर मानचित्र जो होता है वो छपा होता है, तो उसी को ग्लोब कहते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी का छोटा सा प्रतिरूप जिस पर पृथ्वी का सही मानचित्र अंकित हो क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। ये ग्लोब है और उस पर ये आडी और तिरछी रेखाएं बनी होती हैं। एक्चुअल में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और काल्पनिक रेखाएं हमने मानी है अभी, क्योंकि किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए इनका कल्पना की जाती है कि यहाँ से इतनी डिग्री रेखा जाती है। तो अब आप देखते हो कि यहाँ पर पृथ्वी में ये बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, या हम इसी को कहते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, और इसी को हम बोल देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि ग्लोब किसे कहते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो यह है बीचों बीच से गुजरती है पृथ्वी को, और पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, 2 गोलार्धों में बांट देती है। उत्तर के भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, यहाँ पर गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का अर्ध भाग, यानी एक जब रेखा हमने यहाँ पर खींच दी तो आधा भाग ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया। तो ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ पर हो गए, आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं हम कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती है या किसे कहते हैं। यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बना दूं, ये तो संपूर्ण पृथ्वी का जो एक साथ है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब मैं कुछ अलग अलग बना देता हूं। देखिए, अक्षांश रेखाएं हम बनाते हैं अक्षांश रेखाएं मैं बनाता हूं। देखिए, इसके बारे में अभी हमने बात की थी, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम विषुवत वृत्त बोल सकते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। तो ये क्या हुई, भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देखिए, पृथ्वी पर पूर्व से और पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या कहें कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये समांतर में खींच दी
तो ये क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या कहें कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो हमने पढ़ा था, ये दो बातें यहां पर पढ़ी। एक तो है भूमध्य रेखा के समांतर, ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहां पर अक्षांश। और दूसरा हमने पढ़ा था कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाने वाली रेखाएं। ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहेंगे। और दूसरा कहें तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये रेखाएं खींची जाती हैं, यानी आड़ी रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी पर, उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो सभी पृथ्वी पर, यानी सारी पृथ्वी पर लगभग क्या होती है? समान होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए आगे जो अक्षांश हैं, वो अक्षांश ध्रुवों पर जाते जाते, जो अक्षांश वृत्त है पृथ्वी के चारों तरफ, ये बीचों बीच में एक रेखा बनाएंगे, उसके ऊपर बनाते जाएंगे, ये क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। छोटी का मतलब है इनके बीच की दूरी तो समान रहेगी, लेकिन बीच की दूरी समान रहेगी, लेकिन इनकी जो वृत्त का आकार है वो छोटा होता जाएगा ध्रुवों की तरफ। यहाँ देखिए नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर जाते जाते उत्तरी और दक्षिणी पोल पर ये क्या हो जाती है? एक बिंदु के रूप में रह जाती है। अब देखते हैं हम आगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, यानी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाएं देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर 1-1 डिग्री के अंतराल में अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, और पोल यहाँ पर, नॉर्थ पोल पर यहाँ पर आकर 90 डिग्री अक्षांश हो जाती हैं। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 90 डिग्री अक्षांश, प्लस में भूमध्य रेखा के नीचे 90 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पर 90 लिख लिया, कितने हो गए? 90 और 90 लिख लिया। उसके बाद ये जो भूमध्य रेखा है इसको भी हम मिलाते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं। ये टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 181, यानी 181 इनकी संख्या, कुल संख्या हो जाती है। या यहाँ हम लिख सकते हैं कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर 90 और भूमध्य रेखा के नीचे 90 और 1 ये भूमध्य रेखा। अब देखते हैं कि हम भूमध्य रेखा जो है वो किस काम आती है, यानी इसका उपयोग क्या है। तो उपयोग की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा का उपयोग किस काम आता है? तो विभिन्न क्षेत्रों का एक तो तापमान का पता लगाने के लिए इनकी कल्पना की गई है,
और भूमध्य अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये माना जाता है ऐसा कि इस स्थान से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो उपयोग होता है विभिन्न क्षेत्रों का तापमान ज्ञात करने के लिए। अक्षांश रेखाओं से हमको तापमान पता लग जाता है कि इस क्षेत्र का कितना तापमान है। ठीक है, एक दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थिति है उसका पता लगाने के लिए भी इन अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। एक जलवायु, विभिन्न स्थानों की जो जलवायु होती है उसका पता लगाने के लिए भी अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। अगर अक्षांशों की परिभाषा दी जाए तो कैसे देंगे कि विषुवत रेखा से कोणात्मक दूरी, विषुवत रेखा से पृथ्वी की या अन्य अक्षांशों की कोणात्मक दूरी क्या होती है, तो यहाँ से कोणात्मक दूरी जितनी होगी उतने डिग्री का वो अक्षांश हो जाएगा। तो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं होगी, उपयोग हो गया उनका, विभिन्न क्षेत्रों का तापमान ज्ञात किया जाता है इससे। उसके बाद स्थानों की स्थिति ज्ञात की जाती है और जलवायु का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं हुई। इसके बाद कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, अब यहां पर हम पढ़ते हैं कटिबंध, यानी पृथ्वी कितने कटिबंधों में विभाजित है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये मैं पृथ्वी बना रहा हूं और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। आप देखिए यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है वो कितने कटिबंधों में स्थित है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर आपके जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं वो भी आपको कवर हो जाएंगी, उनको भी आप सीखोगे। तो देखते हैं, एक रेखा यहाँ से गुजरती है अक्षांश रेखा, और एक इसके ऊपर से गुजरती है, ये एक यहाँ से गुजरती है और एक यहाँ से गुजरती है। तो देखते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई। ये वाली जो ऊपर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखा मैंने बनाई है वो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और उसके ऊपर जो रेखा है वो है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे ही हम भूमध्य रेखा के दक्षिण में रेखाएं बनाएंगे। ठीक है, दक्षिण में ये जो मैंने रेखा बनाई है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए, ये जो 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं ये आपको याद रखनी है और यही हमारे कटिबंधों को निर्धारित करती हैं। मुख्य रूप से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी वो 3 कटिबंधों में स्थित है या 3 कटिबंधों में विभाजित की जाती है। 3 कटिबंध कौन कौन से हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर 3 कटिबंध कौन कौन से हैं। अब इनके नाम देख लीजिए। ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में जो अक्षांश होंगे उनको कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में जो अक्षांश होंगे उनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो आइए देखते हैं, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं हम कर्क
रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसको कहते हैं मकर रेखा। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहेंगे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे मकर रेखा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक अक्षांश रेखा। ठीक है, आर्कटिक अक्षांश रेखा या आर्कटिक वृत्त। और नीचे के यानी भूमध्य रेखा के नीचे जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो ये आपकी 5 महत्वपूर्ण रेखाएं हो गई। इनको आपको याद करना है। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनता है कि देखिए, पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? उसका नाम है भूमध्य रेखा। उसके बाद देखते हैं सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? तो भूमध्य रेखा। उसी को विषुवत रेखा कहते हैं और उसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मकर रेखा। अब यहां से देखिए कटिबंध कैसे निर्धारित होते हैं, तो ये देख लीजिए। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश से और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच विषुवत रेखा के दोनों तरफ, ठीक है, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो कटिबंध पाया जाता है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में जो कटिबंध पाया जाता है उसको बोलेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच भी कौन सा कटिबंध होगा? शीतोष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो यहां भी मैं लिख देता हूं शीतोष्ण कटिबंध। अब इसके बाद 66.5 डिग्री से और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा ये, और ये दक्षिणी अक्षांश होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश होते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। तो यहाँ पर 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से और 90 डिग्री अक्षांश तक जो कटिबंध होगा उसको कहेंगे हम शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। और इसी प्रकार नीचे होगा ये शीत कटिबंध। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी कितने कटिबंधों में विभाजित है? मुख्य रूप से 3 कटिबंधों में विभाजित है। वैसे इनको 5 भी नाम दे देते हैं
कि उष्णकटिबंध यहाँ से यहाँ तक यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री अक्षांशों तक। उत्तर का जो शीतोष्ण कटिबंध है इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। दक्षिण का जो शीतोष्ण कटिबंध है उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कह देते हैं। उत्तर के शीत कटिबंध को उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण के शीत कटिबंध को दक्षिणी शीत कटिबंध, लेकिन है वही शीत कटिबंध। अब इसको उत्तर और दक्षिण में अलग अलग है, लेकिन वही परिस्थितियां पाई जाएंगी, वही तापमान, वही जलवायु पाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये जो बीच वाला कटिबंध है, यानी ये जो मैंने गोल गोल उनसे लगाया है, दर्शाया है आपको, ये शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो शीत कटिबंध स्थित है, इसके नीचे जो है वो उष्ण कटिबंध है। इन दोनों की आर्थिक दशाएं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण कटिबंध नाम रख दिया गया। तो यहाँ से आपने कटिबंध देखा, 3 कटिबंध में संपूर्ण पृथ्वी हमारी डिवाइड है, और किस किस प्रकार कहाँ तक ये फैले हुए हैं ये हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में कौन सा कटिबंध स्थित है? तो वो कटिबंध है उष्ण कटिबंध। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि हम अगली क्लास में हम देखेंगे तब, तो उसमें देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो किस कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ पर हम आगे उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये अक्षांश रेखाएं हमारी हो गई। अक्षांश रेखाओं के बाद हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्या उपयोग होता है इनका, और उनकी संख्याएं कितनी हैं, वो सारी देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बना देता हूं। यहां पर देखिए ये वाला कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। और ये वाला कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव, जिसको बोलते हैं साउथ पोल, यानी SP/NP। अब देखिए देशांतर रेखाएं कहते किसको हैं? देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई, दोनों मिला रही है ना उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। किनको कहेंगे? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। या फिर एक तो ये पॉइंट बन गया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। एक है उत्तर से पृथ्वी पर उत्तर से और दक्षिण के, उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाने वाली
सीधी रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ से समझ आ गया देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं जो होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं, और अक्षांश रेखाओं में हमने देखा वो पृथ्वी के चारों तरफ होते हैं। एक अक्षांश पूरी पृथ्वी के चारों तरफ खींचा होता है, लेकिन यहाँ पर देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्धवृत्त होते हैं, और यहाँ से और यहाँ तक यानी एक पोल से दूसरे पोल तक खींचे जाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ही खींचते हुए हम देखते हैं तो देशांतरों की कुल संख्या जो होगी वो संख्या होती है 360। ठीक है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 संख्या होती है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 से कुछ ज़्यादा होती है, यानी 111.2 किलोमीटर की करीब होती है। और ध्रुवों पर जाते जाते देखिए यहाँ पर बीचों बीच में पृथ्वी के बीच में यानी यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास ये इनकी जो दूरी है, बीच की दूरी है, सभी देशांतर रेखाओं के क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी सभी देशांतर रेखाओं की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। यहाँ देखिए ये यहाँ पर दूरी ज़्यादा है सभी रेखाओं में, और आगे जैसे हम जाएंगे दूरी कम होती जा रही है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद देशांतर रेखाएं जो हैं वो भूमध्य रेखा को बीच से काटती हैं, यानी लंबवत काटती हैं। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई, कुल संख्या हो गई 360, और इनके बीच की दूरी जो है 111.2 किलोमीटर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और ये रेखाओं की दिशा जो होती है उत्तर से और दक्षिण की तरफ होती है। अब है कि सर इनका उपयोग क्या है, यानी क्या उपयोग में आती हैं ये। अब देखिए एक बात और, ये जो बीचों बीच में रेखा है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, आप कह सकते हो 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, तो क्या नाम है? इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है? ग्रीनविच रेखा। जैसे हमने 0 डिग्री अक्षांश को क्या क्या नाम दिए थे? 0 डिग्री अक्षांश को हमने कहा था एक तो विषुवत व्रत या विषुवत रेखा कहा था, विषुवत रेखा, और दूसरा हमने कहा था भूमध्य रेखा। भूमध्य का अर्थ होता है भूमान माने भूमि और मध्य यानी बीच में, यानी भूमि को बीच से डिवाइड करने वाली, 2 भागों में डिवाइड करने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका जो नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के भी 3 नाम हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भी 3 नाम हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा इसका अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसका उपयोग और देख लीजिए। देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या होता है? तो देशांतर रेखाओं का जो उपयोग है वो है किसी स्थान का समय ज्ञात करने के काम में देशांतर रेखाएं आती हैं।
यानी किसी भी क्षेत्र का अगर हमको समय निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें देशांतर रेखाएं बताती हैं। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये पूरा हुआ। अब इस ग्लोब पर मैंने आपको दिखाया गया है कि ये जो ग्लोब है इस पर मैंने दिखाया है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो एक साथ दर्शाई गई हैं। 0 डिग्री अक्षांश ये वाली है, ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये वाली है। यानी ये जो बीचों बीच में है इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलेंगे। तो आज दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार किस प्रकार से फैला हुआ है, भारत कौन से कटिबंध में स्थित है और उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या वगैरह सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और भारतीय एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि नई नई वीडियो आपकी आने वाली हैं ज्योग्राफी के विषय से। और इसमें हम आगे भी चर्चा करेंगे कि भारत की स्थिति किस प्रकार से ग्लोब पर स्थित है। देखिए यहाँ पर भारत स्थित है, ठीक है, यहाँ पर भारत की स्थिति है। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन से कटिबंधों में स्थित है, इसकी स्थिति किस प्रकार से है, इसकी जलवायु कैसी है, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।